बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सिविक्स में पढ़ने जा रहे हैं लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, और ये सेकंड पार्ट है। बच्चों फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़े थे समकालीन विश्व में लोकतंत्र, तो उसमें हम लोग लोकतंत्र के बारे में जान रहे थे और जान चुके हैं कि लोकतंत्र क्या है। फिर भी मैं एक बार यहाँ पे आप लोग को फिर से बता दे रही हूँ लोकतंत्र क्या है। इसका उदाहरण या परिभाषा इब्राहम लिंकन ने बहुत ही सुंदर ढंग से दिया था। उनका मानना था कि लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है। बहुत सारे इतिहासकारों ने लोकतंत्र की परिभाषा दी थी, लेकिन सबसे सरल भाषा में इब्राहम लिंकन ने इसको परिभाषित किया था। एक और है गैटेल के शब्दों में, लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें सत्ता के प्रयोग में समस्त जनता को भाग लेने का अधिकार है। तो बच्चों लोकतंत्र क्या है? लोगों द्वारा चुनी गई सरकार जिसका तंत्र किसके हाथों में होती है? जनता के हाथों में होती है। तो लोकतंत्र के बारे में अब हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम लोग लोकतंत्र क्यों, देखिए यहाँ परिचय दिया है। पिछले अध्याय की कथाओं और विश्लेषणों से हमें इस बात का आभास हुआ कि लोकतंत्र कैसा होता है। उन कथाओं में हमने कुछ सरकारों को लोकतांत्रिक कहा था और कुछ को अलोकतांत्रिक कहा था या गैर लोकतांत्रिक। हमने देखा कि इनमें से कुछ देशों की सरकारें औरों से भिन्न है। आइए अभी इनकी विशेषताएं क्या है, हम बहुत सरल परिभाषा से शुरुआत करते हैं, फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं का व्यावहारिक अर्थ जानेंगे। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने के न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित करना है। यह अध्याय पढ़ लेने के बाद हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन के में अंतर कर सकते हैं। अध्याय के अंत में हम न्यूनतम लक्ष्य से आगे बढ़कर लोकतंत्र की बेहतर परिभाषा पर आएंगे। पिछले अध्याय में हमने जाना कि समकालीन दुनिया में लोकतंत्र की सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है, पर ऐसा क्यों है? कौन सी चीज़ इसे दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाते हैं? क्या यही शासन की सर्वोच्चतम व्यवस्था है? इन सवालों पर हम इस अध्याय के बाद वाले हिस्से में चर्चा करेंगे। तो बच्चों लोकतंत्र क्या है वो जान गए हम लोग। लोकतंत्र क्यों आवश्यक है लोकतंत्र। अब यहाँ देखिए लोकतंत्र क्या है। पिछले अध्याय में हमने दुनिया के कई हिस्सों के अनेक विवरण पढ़े। इन विवरणों में हमने अनेक शासन व्यवस्थाओं और संगठनों पर चर्चा भी की। इसमें से कुछ शासन व्यवस्थाओं को हम लोकतंत्र कहते हैं, दूसरों को गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहा गया है। क्या हम जिन्हें लोकतांत्रिक कहते हैं उन सभी देशों की सरकारों के बारे में कोई एक बड़ी चीज़ याद कर सकते हैं? फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े पिनोशे के शासन से पहले और बाद का चिले, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था समाप्त होने के बाद का पोलैंड, एनक्रुमा की सरकार के शुरुआती दौर का घाना। इन सभी सरकारों में कौन सी एक बात समान है?
हम इन्हें लोकतांत्रिक सरकार क्यों कहते हैं? पिनोशे के दौर वाले चिले, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था वाले पोलैंड और घाना में एनक्रूमा के बाद वाले शासन काल से इनमें क्या अंतर है? इन सरकारों और म्यांमार के सैनिक शासन में क्या समानताएं हैं? तो ये देखिए यहाँ बच्चों, म्यांमार यानी बर्मा में क्या है? सैनिक शासन व्यवस्था है। हमारे भारत में क्या है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था किसको कहते हैं बच्चे? जहाँ पे लोकतंत्र यानी जनता के द्वारा सरकार ना चुनी जाती हो, या कह सकते हैं जहाँ राजतंत्र हो, राजा का बेटा ही गद्दी पर बैठता है, उसके बाद मैंने पीढ़ी दर पीढ़ी वैसी व्यवस्था चली आ रही हो। हम इन सरकारों को गैर लोकतांत्रिक क्यों कहते हैं? इन्हीं बातों के आधार पर सरकारों की कुछ सामान्य विशेषताएं लिखें। लोकतांत्रिक सरकारें और गैर लोकतांत्रिक सरकारें। तो इतना तो हम लोग जान गए कि लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं जहां जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है, और गैर लोकतांत्रिक सरकार में जनता के द्वारा सरकार चुनी नहीं जाती है। तो समझ में आ रहा है ना बच्चों पार्ट? आगे हम लोग देखते हैं परिभाषा की जरूरत क्यों है। अब हम लोग फर्स्ट पार्ट में तो जान गए कि लोकतंत्र क्या है, फिर यहाँ हम पूछा जा रहा है कि परिभाषा की ज़रूरत क्यों है। और ये इतना हम लोग इसके अनुसार नहीं जाएंगे बच्चों, क्योंकि इसमें बच्चों और टीचर के बीच और कुछ बच्चों का ग्रुप बनाकर बातचीत किया गया है लोकतंत्र को समझने के लिए। तो लोकतंत्र को तो हम लोग पहली पार्ट में समझ चुके हैं। अच्छा, यहाँ परिभाषा की ज़रूरत क्यों है? आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले एक मेधावी छात्रा मेरी की आपत्ति पर गौर किया जाए। वह लोकतंत्र को परिभाषित करने के इस तरीके को पसंद नहीं करती और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। उसकी अध्यापिका मेडिल्डा लिंगदोह ने उसके सवालों का जवाब देना शुरू किया तो कक्षा की अन्य छात्राएं भी इस चर्चा में भाग लेने लगी। अब बच्चों और टीचरों के बीच में सवाल जवाब है कि परिभाषा की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो टीचर बता रही हैं कि परिभाषा की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि मान लीजिए ये हमारे हाथ में, जैसे देखिए ये पेन है, ये पेन से हम लोग लिख रहे हैं, लेकिन कभी इसे जानने की ज़रूरत नहीं की है कि इसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो इसकी आवश्यकता तो हमें लिखने के लिए होती है। जैसे मान लीजिए छाता है, छाता सभी लोग यूज करते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता कब और क्यों पड़ती है? तो उसकी आवश्यकता पड़ती है बरसात में या धूप से बचाने के लिए। तो इसलिए कहा जा रहा है कि परिभाषा की आवश्यकता होती है। अब इधर देखिए बच्चों, एक सरल परिभाषा। आइए उस चर्चा पर फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। पिछले अध्याय में हमने सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाने की पहचान की थी। वह पैमाना था लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना। इसलिए हम एक सरल परिभाषा से, देखिए यहाँ अंडरलाइन किया हुआ, आप लोग भी अपने बुक में अंडरलाइन कीजिए इसे। हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग यानी जनता करते हैं। यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। जैसे कि म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव
वहाँ सैनिकों का शासन है, यानी राष्ट्रपति का शासन है, लोगों ने नहीं किया है। वहाँ लोगों के द्वारा सरकार चुनी नहीं जाती है। हमारे पड़ोसी देश ही हैं, मान लीजिए इसका हम लोग पाकिस्तान का उदाहरण लेते हैं, वहाँ भी लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव नहीं किए जाते थे। जनरल मुशर्रफ का नाम आप लोग सुने होंगे, वो रातों रात तख्ता पलट के अपने पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा याद दिला रही हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे म्यांमार यानी बर्मा के बारे में, जिन लोगों को सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है, लोगों ने उन्हें नहीं चुना। पिनोशे जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते। यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। राजशाही यानी राज परिवार में जहाँ गैर लोकतांत्रिक सरकारें होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, राजा का बेटा ही शासन करता है और गद्दी पर बैठता है। उसको लोकतंत्र नहीं कहा जाता है, राजतंत्र कहते हैं, जो हमारे पड़ोसी देश नेपाल में पहले था। अब तो धीरे धीरे सभी देशों में लोकतांत्रिक सरकारें चुनी जाने लगी है। तो हम लोग फिर से यहाँ पे आते हैं कि यही बात राजशाहियों पर लागू होती है। नेपाल के राजा और सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने यह हक पाया है। लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। इससे हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है। पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती है, और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। जैसा कि हम अध्याय 4 में आगे पढ़ेंगे, समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या ना हो, खुद को लोकतांत्रिक कहलाना चाहती है। इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानीपूर्वक फर्क करना होगा। यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझें और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानें। एक बात बच्चों की, यहाँ लोकतंत्र के बारे में बार बार एक ही बात आएगा, परिभाषा जो लोगों द्वारा चुनी गई सरकार के बारे में है, यानी लोकतांत्रिक। लोकतंत्र की यहाँ हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आइए बच्चों जानते हैं लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है। हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की थी कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का क्या करती है, चुनाव करती है। इससे अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं। इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है? किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारों का चुना हुआ होना आवश्यक है? लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं? किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं? किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है? कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं? क्या इनमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी का हैसियत से भाग लेना जरूरी है? क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है?
सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं, या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंधकर काम करना जरूरी है? क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए? आइए कुछ उदाहरणों के साथ इन सब पर बारी बारी से विचार करेंगे। तो प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। जैसे कि पहले भी बताया, अभी यहाँ पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को रातों रात उखाड़ फेंका और खुद देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया अपने आप को। ये सबको अंडरलाइन कर लीजिएगा बच्चों, ताकि आंसर खोजते समय आपको आसानी होगी। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनरल संग्रह करा के अपना कार्यकाल फिर से 5 साल के लिए बढ़वा लिया। पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है, क्योंकि इसमें तो चुनाव हुआ नहीं, जबरदस्ती उसने अपने आप को फिर से 5 साल के लिए वहाँ का राष्ट्रपति घोषित कर लिया और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ की गई। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसके ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी होते हैं, यानी सैनिक होते हैं। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए। चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास ही था। स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र ना कहने के अनेक ठोस कारण हैं। तो बच्चों, इसे हम लोग लोकतांत्रिक सरकार कहेंगे? नहीं कहेंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया है? हम ऐसा नहीं कह सकते। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया है, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं हैं। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते। अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में है, जो जनता द्वारा नहीं चुने गए हैं। ऐसा अनेक तानाशाही और राजशाही वाली शासन व्यवस्थाओं में होता है। यहाँ औपचारिक रूप से चुनी हुई। तो बच्चों, हमको लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक में क्या अंतर है। लोकतांत्रिक सरकार यानी जनता द्वारा चुनी गई, गैर लोकतांत्रिक सरकार जहाँ पे जनता द्वारा सरकार चुनी नहीं जाती है, या तो वहाँ राजशाही होती है या सैनिक व्यवस्था, जैसा कि हम लोग म्यांमार और पाकिस्तान के बारे में जाने।
संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती। पिछले अध्याय में हमने पोलैंड के कम्युनिस्ट शासन के समय में सोवियत संघ और समकालीन इराक में अमेरिका की भूमिका के बारे में पढ़ा। ऐसे मामले में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, ना कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। क्या है यहाँ लोकतांत्रिक सरकार में? ये किस तरह की सरकार में अधिकार होते हैं कि जनता अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकती है लोकतांत्रिक सरकार में। तो अब हम लोग देखेंगे कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे बच्चों। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पाठ समझ में आ रहा होगा कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है, क्यों आवश्यक है लोकतंत्र। तो एक बात तो हम लोग जान ही गए हैं कि बार बार ये परिभाषा आ रही है कि लोकतंत्र जो है वो लोगों द्वारा चुनी गई सरकार होती है जहाँ, और जिसका शासन जो है वो जनता के हाथों में निहित होती है। तो बच्चों अब हम यहीं तक इसको रखते हैं। धन्यवाद।